नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलो इस खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह जड़ से मिटाने का संकल्प लिया है। और पिछले 2 सालों में जिस तरह से लगातार ऑपरेशन हुए, मुठभेड़ हुई और बड़े बड़े कमांडर मारे गए या फिर सरेंडर किए गए, वो बताता है कि तैयारी मजबूत है। लेकिन सवाल यह है कि अब कौन कौन बड़े नक्सली बचे हैं जिन पर सरकार की नजर है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अपने पतन के दौर में पहुंच चुका है। चुन चुनकर नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है। लाल आतंक को लेकर मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है, या तो सरेंडर करो या फिर एनकाउंटर के लिए तैयार रहो। पिछले 2 सालों में 400 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, 1500 से ज्यादा गिरफ्तार हुए हैं और 2000 से ज्यादा नक्सलियों ने हथियार डालकर सरेंडर कर दिया है। बस्तर पुलिस का दावा है कि अब पूरे बस्तर में 400 से 600 के बीच ही हथियारबंद नक्सली बचे हैं। अब गिने चुने ही ऐसे टॉप कमांडर की भूमिका में है। नक्सलियों की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाले हिडमा और बसवराजू जैसे खूंखार कमांडरों के एनकाउंटर के बाद नक्सल संगठन की कमर लगभग टूट चुकी है। सिर्फ एनकाउंटर ही नहीं, बड़े नक्सलियों के सरेंडर ने भी नक्सली ढांचे को हिलाकर रख दिया है। एक समय नक्सलियों का स्ट्रेटेजिक ब्रेन कहे जाने वाले भूपति, फिर रुपेश और हाल ही में संगठन की अहम कड़ी रहा चैतू भी सरेंडर कर चुका है। इन सरेंडर्स ने नक्सली तंत्र की रीढ़ तोड़ दी है। हमारे जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं। कल के ऑपरेशन में हमारे डीआरजी के 3 जवान शहीद हुए हैं। हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं और उनके परिवार को इस शोक को सहने की भगवान शक्ति प्रदान करें, ऐसा प्रार्थना करते हैं। और बड़ी सफलता मिली है। 12 जो नक्सली हैं वो न्यूट्रलाइज हुए हैं। हिडमा के खात्मे के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों की नजर सीधे नक्सलियों के कोर नेटवर्क पर है। ये वो नाम है जिन्हें खत्म करना संगठन के पूर्ण सफाई के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। 6 ऐसे नाम हैं जिन पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। डिविजनल कमेटी का मेंबर देवजी, संगठन का पुराना आइडियोलॉजिकल ब्रेन गणपति, ईस्टर्न रीजनल कमेटी का कुख्यात प्लानर मिश्र बेसरा, मिलिट्री विंग से जुड़ा नाम पापा राव, गणेश उइके जो कई बड़े मामले में आरोपी है, बरसे देवा गन फैक्ट्री और आईडी नेटवर्क संभालता है। छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट सरेंडर कर रहे हैं और ये सरेंडर करते ही रहेंगे हथियार के साथ, क्योंकि इनका और कोई उपाय नहीं है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन चल रहा है, इसमें नक्सलाइट्स का एक ही उपाय रह गया, मुक्तधारा में आना है, सरेंडर करना है, अपना फैमिली को देखना है और या तो जहन्नुम में जाए, जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है। छत्तीसगढ़ स्टेट में जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है उसमें वो बच नहीं सकते और उनको ये 31 मार्च 26 नहीं, बहुत पहले ही सरेंडर करना ही पड़ेगा और उनको हथियार के साथ सरेंडर करना पड़ेगा, जो कि अभी दिखाई गया है। इनमें से कई पर 40 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का इनाम घोषित है। ये लीडर सरेंडर करे या मारे जाए। इसके बाद नक्सली संगठन में कोई ऐसा स्तर का नेतृत्व नहीं बचेगा जो बड़े हमले प्लान कर सके। सुरक्षा बल सिर्फ नामों की सूची नहीं देख रहे, बल्कि जमीन पर पूरा ढांचा बदल चुका है। जिन इलाकों में पहले पुलिस नहीं जा पाती थी, आज वहां स्थायी कैंप, डीआरजी की पेट्रोलिंग और सीआरपीएफ के लॉन्ग रेंज ऑपरेशन चल रहे हैं। खासकर करेगुट्टा, अबूझमाड़, कोइलसान, दारबा और कटेक कल्याण बेल्ट में फोर्स ने लगातार दबाव बनाया है। नतीजा, नक्सलियों की मूवमेंट बुरी तरह प्रभावित हुई है।
सप्लाई चेन टूट चुकी है और लोकल सपोर्ट भी तेजी से खत्म हो रहा है। दरअसल नक्सलियों के अंदर अब दो बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। पहली लीडरशिप क्राइसिस, पुराने और ट्रेंड कैडर या तो मारे गए या सरेंडर कर रहे हैं। दूसरी लॉजिस्टिक ब्रेकडाउन, यानी हथियार, दवाइयां, राशन, कम्युनिकेशन, सब पर सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी है। यही वजह है कि छोटे छोटे दल अब आपस में मिल नहीं पा रहे, बड़ी प्लानिंग नहीं कर पा रहे और जंगल की गहराइयों में छिपकर ही रह गए हैं। कराईगुटा ऑपरेशन में देखिए 31 नक्सलाइट्स मारा गए थे। अब इसके बाद उनका जो सबसे बड़ा नंबर 1 बटालियन PLGA का कमांडर, जो CMC का मेंबर और छत्तीसगढ़ का सुकमा, आबूसमार और दंडकारण्य, इसका जो सबसे बड़ा लीडर है हिडमा, जिसके नाम से ट्राइबल एरिया में लोग कांप जाते थे और जो सिर्फ कम से कम 26 ऑपरेशन किया था और एक ऑपरेशन में वहां पर बीजापुर में 76 CRPF जवान को शहीद किया था, वो हिडमा, माडवी हिडमा, उसको मारा गया। तो माडवी हिडमा मरने के बाद जब इनका फर्स्ट PLGA बटालियन का कमांडर मर गया और बासव राजू गया, वेणुगोपाल सरेंडर किया, तकरीबन अभी 2 महीने में कम से कम 400 नक्सलाइट्स वेपन के साथ सरेंडर कर गए। इसका बड़ा फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। 31 मार्च 2026 को लक्ष्य की तरह नहीं बल्कि एक डेडलाइन की तरह देखा जा रहा है। हर जोन में स्पेशल ऑपरेशन टीम, इंटीग्रेटेड ग्राउंड इंटेलिजेंस, तोड़े गए नेटवर्क से निकली स्थानीय सूचना और टेक्निकल सर्विलांस, इन सभी को जोड़कर फाइनल पुश ऑपरेशन चल रहा है। इन ऑपरेशंस में नक्सलियों के बचे हुए टॉप रैंक खत्म होने की संभावना सबसे ज्यादा है। 4 दशक से काबिज माओवाद को कभी अजय माना जाता था। ऐसा लगता था कि ये कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से बीते 2 सालों में बस्तर में ऑपरेशन चलाए गए और माओवादियों के टॉप लीडरों का सफाया किया गया, आज माओवाद संगठन पूरी तरह से बिखर गया है। अब सुरक्षा बलों की नज़र उन कुछ बचे कुचे नेताओं पर है जो अभी भी जंगलों में। अगर वो समय पर लौट कर नहीं आए तो जवान उनका भी सफाया करके बस्तर से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ महीनों में दर्जनों नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या जंगल में नक्सली संगठन कमजोर पड़ रहे हैं या फिर सरकार की पॉलिसी का असर दिख रहा है? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जैसे इलाकों में नक्सलियों का सरेंडर लगातार बढ़ रहा है। हाल के महीनों में कई मध्यम और निचले स्तर के नक्सली हथियार के साथ सामने आए, सरेंडर किए और मुख्य धारा में लौटने की बात कही। इस बढ़ते सरेंडर के पीछे कई वजह मानी जा रही है। सुरक्षा बलों का दबाव, संगठन में बढ़ता अविश्वास, फंडिंग और हथियारों की कमी, और सबसे बड़ी वजह जंगल में लगातार चल रहे ऑपरेशन ने नक्सलियों की मूवमेंट तक सीमित कर दी है। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की मंशा अनुरूप, क्षेत्र की जनता के इच्छा अनुरूप बस्तर संभाग के अंतर्गत माओवादियों के विरुद्ध लगातार सुरक्षा बल द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते आ रहे हैं। मुठभेड़ स्थल से LMG, SLR, इंसास, AK-47, 303 जैसा काफ़ी बड़ी संख्या में ग्रेडेड वेपन्स भी, ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई हैं। इस मुठभेड़ लगभग 12 घंटे से लगातार काफ़ी हेवी फायरिंग के बीच में चलते रहा। हमारा सभी बल सदस्य बहुत बहादुरी से इस मुठभेड़ को सामने किया, माओवादियों का हमला का मुंहतोड़ जवाब दिया। नक्सलियों के गढ़ में अचानक ऐसा क्या हो गया जो नक्सल प्रभावित इलाकों की तस्वीर बदलने लगी? एक एक डिटेल बताएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि इस साल अब तक कब कितने नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 30 नवंबर को दंतेवाड़ा में 37 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इससे पहले 29 नवंबर को गोंदिया में MMC जोन के प्रवक्ता अनंत सहित 11 नक्सलियों का सरेंडर हुआ। 28 नवंबर को बस्तर में दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी के श्याम दादा सहित 10 नक्सलियों का सरेंडर हुआ। 2 अक्टूबर को बीजापुर में 103 नक्सलियों का सरेंडर हुआ। इससे पहले 15 अक्टूबर को 27 नक्सलियों ने सुकमा में सरेंडर किया था। 14 अक्टूबर को गढ़चिरौली में सोनू दादा और भूपति के साथ 61 नक्सलियों ने सरेंडर किया।
वहीं 24 सितंबर को दंतेवाड़ा में 71 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 12 जुलाई को सुकमा में 23 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 18 अप्रैल को सुकमा में 22 नक्सलियों ने हथियार डाले। 5 अप्रैल को तेलंगाना में 86 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। उससे पहले 30 मार्च को बीजापुर में 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। 23 मार्च को भी बीजापुर में 22 नक्सलियों ने हथियारों के साथ समर्पण किया था। नक्सलियों के सरेंडर की फहरिस्त लंबी होती जा रही है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दायरा सिमटता जा रहा है। दरअसल नक्सली इलाकों में सड़क, पानी और मोबाइल नेटवर्क जैसे विकास कार्य तेजी से बढ़े हैं। जो इलाके पहले पूरी तरह कटे हुए थे, वहां अब सरकारी योजनाएं पहुंच रही है। इससे ग्रामीणों को विकल्प मिले और नक्सलियों का जनाधार भी कमजोर हुआ। सरेंडर करने वाले कई नक्सलियों ने कहा कि वे थक चुके हैं। जंगल की जिंदगी, लगातार भागते रहना और संगठन का अंदरूनी दबाव, सूरज की रोशनी, परिवार और एक सामान्य जीवन की चाह ने उन्हें आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा नक्सलाइट सरेंडर किए थे आज तक जो है। एक साथ में 200 नक्सलाइट वेपन के साथ सरेंडर किए और इसमें और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अब उनका जो एरिया रह नहीं गया, उनका रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, उनको वेपन्स नहीं मिल रहा है, उनको लॉजिस्टिक्स नहीं मिल रहा है, उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको कोई ट्राइबल मदद नहीं कर रहा है, उनका इन्फॉर्मर बनना कोई चाहते नहीं है। तो क्या करें? सरेंडर करेंगे, क्योंकि ये सरेंडर का जो पॉलिसी है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, ये बहुत अच्छा है और मुख्य धारा को वापस आएंगे ही आएंगे और कोई उपाय नहीं है। सरकार की सरेंडर और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में नकद सहायता, कौशल प्रशिक्षण और समाज में सम्मानजनक वापसी की गारंटी शामिल है। यही पैकेज नक्सलियों को लुभा रहा है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां अभी भी सतर्क हैं, क्योंकि जंगल में हथियार उठाए कुछ गुट अब भी सक्रिय है। लेकिन सरेंडर का ये बढ़ता ट्रेंड बताता है कि नक्सली आंदोलन अपनी पकड़ खो रहा है। सरेंडर करने वालों में कई इनपुट कैरियर, मिलिशिया सदस्य और कुछ मिडिल रैंक कमांडर शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर पिछले महीने दंतेवाड़ा में 14 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया। इनके पास हथियार भी थे और कई बड़े केस दर्ज थे, लेकिन उन्होंने कहा अब और नहीं, अब सामान्य जिंदगी चाहिए। ये सिर्फ एक केस नहीं, ऐसे 10 ही उदाहरण हाल के दिनों में सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ की जमीन पर नक्सलवाद की जड़ें अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही हैं। सुरक्षा बलों का दबाव, विकास और सुरक्षा और सरकार की नीतियां लगातार माओवाद की जड़ को उखाड़ फेंकने में सफल होती नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। सरकार का दावा है कि मार्च 2026 तक माओवादी नेटवर्क का पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? कौन कौन से बड़े नक्सली मारे गए और क्या वाकई नक्सलियों की कमर टूट चुकी है? इस रिपोर्ट में देखिए। ढेर सारे नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं, अरेस्ट भी हुए, सरेंडर भी हुए हैं। अब जो थोड़ा बहुत बचा है, 31 मार्च के पहले सुरक्षा एजेंसियां। छत्तीसगढ़ के घने जंगल, जहां कभी नक्सलियों की हुकूमत थी, जहां कदम कदम पर आईईडी का डर और हर मोड़ पर एम्बुश, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। साल 2024-25 के बीच नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन हुए। सुरक्षा बलों ने 450 से ज्यादा नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर किया। 1600 से ज्यादा ने आत्मसमर्पण किया और 1100 से ज्यादा आईईडी बरामद कर हमलों को नाकाम किया। यानी जंग नक्सलियों के गढ़ के भीतर तक लड़ी जा रही है। नक्सलियों को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब नक्सलियों का कुख्यात कमांडर माडवी हिड़मा मारा गया। वो वही हिड़मा जिस पर सीआरपीएफ के 150 जवानों की शहादत का आरोप था। टाड मेटला से बुरकापाल भेजी से चिंता गुफा, हर बड़े हमले में उसका हाथ था। इसके बाद बीजापुर और नारायणपुर में एक के बाद एक ऑपरेशन हुए, जहां 8 लाख के इनामी बुचन्ना उर्फ कन्ना, इंद्री, सीता उर्फ सरस्वती जैसे कई टॉप कैडर सुरक्षा बलों की गोलियों का निशाना बने। इस मुठभेड़ में हमारा 2 और जवान घायल हुआ। दोनों घायल का भी स्थिति खतरा से बाहर है और उनका समय पर इवैक्यूएशन करके एयरलिफ्ट की गई थे। उनका भी इलाज रायपुर में जारी है। डॉक्टर के अनुसार दोनों हमारे घायल जवान खतरे से बाहर और एक और अन्य जवान जिनका कार्रवाई के दौरान पैर में स्प्रेन हुआ,
उसको भी रेफर किए गए थे। उनका स्थिति भी अभी खतरे से बाहर और सामान्य है। इस प्रकार सभी घायल जवानों का अभी समय टाइमली इवैक्यूएशन करने से उनका ट्रीटमेंट अभी लगातार जारी है। आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है। इस मुठभेड़ में टोटल 18 माओवादी का डेड बॉडी, जिसमें DVCM और PLG कंपनी नंबर 2 का कमांडर बिल्ला मोडियम और अन्य जो माओवादी का भी शनाख्ती कार्रवाई जारी है। नक्सलियों के जितने भी टॉप लीडर्स, टॉप कमांडर्स, सबकी लिस्ट सुरक्षा बलों के पास है। लिस्ट के मुताबिक जो सरेंडर नहीं कर रहे, जो मुख्य धारा में जुड़ने को तैयार नहीं, जो हथियार डालने से मना कर रहे हैं, उन नक्सल लीडरों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। इस साल अब तक मारे गए टॉप नक्सल लीडर्स की बात करें तो सेंट्रल कमेटी का मेंबर माडवी हिड़मा, जिस पर 1.5 करोड़ का इनाम था। बसवा राजू, पोलित ब्यूरो महासचिव, इस पर भी 1.5 करोड़ का इनाम था। जयराम उर्फ चलपति, सेंट्रल कमेटी मेंबर, इस पर भी 1 करोड़ का इनाम था। सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर, इस पर भी 1 करोड़ का इनाम था। 45 लाख का इनामी DVC सचिव भास्कर भी इस साल मुठभेड़ में मारा गया। 45 लाख की इनामी और सेंट्रल रीजनल ब्यूरो की मेंबर रेणुका भी मुठभेड़ में मारी गई। 40 लाख का इनामी सेंट्रल कमेटी मेंबर गर्जला रवि भी मारा जा चुका है। दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी मेंबर और 25 लाख का इनामी राजे को भी मुठभेड़ में मार गिराया जा चुका है। दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी के मधुर जंग को भी मुठभेड़ में मार गिराया गया है। दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी से नीति उर्फ निर्मला को मुठभेड़ में मारा गया है। निर्मला पर भी 25 लाख का इनाम था। दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी से ही 25 लाख के इनामी रुपेश का भी खात्मा हो चुका है। इसी जोन से दसरू, रणधीर और जोगन्ना 25-25 लाख के ये सभी इनामी नक्सली मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन मारा गया, सवाल ये है कि नक्सली इतने बड़े पैमाने पर टूट क्यों रहे हैं। इस सब के पीछे सबसे बड़ी वजह लगातार ऑपरेशन और खुफिया सफलता। DRG, CRPF, कोबरा और BSF, इनका कॉम्बिनेशन नक्सलियों पर भारी पड़ा। जंगल के अंदर तक मॉड्यूल भेजे गए, रूट मैप पकड़े गए और सप्लाई लाइन काट दी गई। दूसरा, आत्मसमर्पण की लहर। सिर्फ बीजापुर में 103 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया। इतिहास में पहली बार। इनमें वो भी शामिल थे जिन पर लाखों का इनाम था। नक्सली कमांडरों के मरने से नीचे के कैडरों में डर बैठ गया और वो हथियार छोड़कर वापस लौट रहे हैं। तीसरा कारण, विकास और गांवों में सरकारी पहुंच। जहां कभी सड़क का नाम नहीं था, वहां अब BT रोड है। जहां कभी नक्सली इलाज करते थे, वहां अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यही वजह है कि नक्सलियों का जनाधार लगातार सिकुड़ रहा है। इंटेलिजेंस कलेक्शन का, फील्ड इंटेलिजेंस कलेक्शन, ये बहुत बड़ी चीज है। और उसमें हम हेलीबाउंड ऑपरेशन करना भी शुरू कर दिए थे। हमने हेलीबाउंड ऑपरेशन किए जिसमें इवैक्यूएशन ऑफ कैजुअलिटी हम हेलीकॉप्टर के साथ कर रहे थे। और हमने FOB कम से कम 100 से ज्यादा फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस जो है नक्सलाइट्स जिस एरिया में थे, अब उस बार में दंडकारण्य में उसके अंदर हम ओपन कर लिए। हमने कम्युनिकेशन जो थे, हमारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, उन्होंने कमांडर के साथ, पेट्रोल पार्टी जो थे, एक्शन पार्टी थे, उनका ड्रोन के साथ कम्युनिकेशन होता था और उसमें जो है फुल इंफॉर्मेशन हमको मिलता था। केंद्र सरकार के मुताबिक पिछले 10 सालों में नक्सली हिंसा में 53% की गिरावट आई है। सुरक्षा बलों की शहादत में 70% से ज्यादा की गिरावट आई है। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्र 18,000 स्क्वायर किलोमीटर से घटकर 4,200 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम रह गया है। यानी स्टैटिस्टिक्स भी साफ कहते हैं नक्सलवाद खत्म होने की दिशा में बढ़ चुका है। लेकिन सवाल है कि क्या खतरा पूरी तरह खत्म हो गया है? नहीं, अभी भी अबूझमाड़, दरभा और परखनार के कुछ पॉकेट्स में नक्सली सक्रिय है और उनकी कोशिश होगी कि किसी बड़े हमले से अपनी मौजूदगी जताए। इसलिए सुरक्षा बल सतर्क हैं और ऑपरेशन जारी है। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की कमर तो टूट चुकी है, लेकिन उसकी कुछ जड़ अभी भी बाकी है। अब 2-3 महीने ही बचे हैं और ये देखना होगा कि क्या नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से पूरी तरह समाप्त हो जाएगा या दोबारा फिर उठकर खड़े होने की कोशिश करेगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और सबसे आक्रामक अभियान चल रहा है। सरकार ने 2026 तक
नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य भी तय कर दिया है। लेकिन ये लड़ाई कैसे लड़ी जा रही है, क्या सुरक्षा बलों की रणनीति है और क्या ये मॉडल वाकई नक्सलियों की कमर तोड़ रहा है? छत्तीसगढ़ जहां कभी जंगलों पर नक्सलियों का राज चलता था, जहां सड़कें थी लेकिन उन पर चलने का हौसला नहीं था, जहां रात होते ही प्रशासन लौट जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है और इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह सरकार और सुरक्षा बलों की 4 स्तरीय रणनीति है। पहली रणनीति आक्रामक ऑपरेशन। डीआरजी, कोबरा, बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी सब मिलकर कंबाइंड फोर्स बन चुका है। अब पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं बल्कि प्रोएक्टिव कार्रवाई की जा रही है। जंगलों के अंदर 20 से 25 किलोमीटर तक स्पेशल ऑपरेशन, देर रात रूट डोमिनेशन और लगातार एरिया सर्च, इन्हीं ने नक्सलियों के ठिकाने ध्वस्त किए हैं। इंटरस्टेट बाउंड्री खुला था, अब जो है इंटरस्टेट बाउंड्री ब्लॉक है और ड्रोन्स के माध्यम में, एनवीडी के थ्रू में और टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें उनके ऊपर नजर रखा जा रहा है। और उसमें आप देखें कराईगुटा ऑपरेशन जब हुआ तो उसमें 21 दिन का ऑपरेशन हुआ। उसमें जो है इतने उन्होंने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईडी लगाए थे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के ऊपर, लेकिन सबके सब निकाला गया और उसमें 31 नक्सलाइट्स मारे गए। उनका जो वेपन बनाने का लेथ मशीन था वो पकड़ा गया। 2 साल का रेशन रखे थे वो भी पकड़ा गया। उनका जो ट्रेनिंग बंकर था 4 बंकर वो भी नष्ट कर दिया गया और उनका जो रहने के लिए कम से कम 80-90 बंकर था वो भी ध्वंस कर दिया गया। कराईगुटे के बाद उनका जो है डाउनफॉल शुरू हो गया। दूसरी रणनीति इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। ड्रोन सर्विलांस, जंगलों में हाईटेक कैमरे, मोबाइल टावर बढ़ाना और स्थानीय मुखबिर नेटवर्क मजबूत करना। इससे नक्सलियों की हर गतिविधि ट्रैक की जा रही है। अब जंगल में एक छोटा आईईडी भी छुप नहीं सकता। साल भर में हजारों आईईडी जब्त और निष्क्रिय किए जा चुके हैं। तीसरी रणनीति विकास और कैंप विस्तार। जिन्हें नक्सली लाल गलियारा कहते थे, वहां अब सड़कें बन रही हैं। नए पुलिस कैंप 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर खोले जा रहे हैं ताकि जंगलों के बीच में भी प्रशासन पहुंच सके। जहां सड़क जाती है वहां नक्सलवाद अपने आप कम हो जाता है। इसलिए अबूझमाड़ जैसे इलाकों में भी पहली बार सरकारी मौजूदगी दर्ज हुई है। आमतौर पर जिला दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाका में वेस्ट बस्तर डिवीजन के कैडर्स, साथ साथ जो पीएलजीए कंपनी नंबर 2 का कैडर्स की उपस्थिति का आसूचना के आधार पर इसके पूर्व में भी अभियान संचालित किए गए थे और कल वाला अभियान भी उसी आसूचना के आधार पर ही टीम्स रवाना की गए थे। इस इलाके में जो बैरमगढ़ एरिया कमेटी, गंगलूर एरिया कमेटी और पीएलजी कंपनी नंबर 2 आमतौर पर इन कैडर्स की उपस्थिति रहते हैं। चौथी और सबसे अहम रणनीति आत्मसमर्पण और पुनर्वास मॉडल है। सरकार हथियार छोड़ने वालों को आर्थिक मदद, घर, रोजगार और सुरक्षा देती है। इसी वजह से सिर्फ 2 साल में 1600 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। इनमें कई इनामी कैडर भी शामिल थे। कमांडरों के मरने और कैडरों के सरेंडर से नक्सलियों का नेटवर्क भी तेजी से कमजोर हो रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या लड़ाई खत्म हो चुकी है? नहीं, अब भी कुछ कोर जंगल जैसे दरबा, परखनार, अबूझमाड़ जैसे इलाके चुनौती बने हुए हैं। सुरक्षा बल भी मानते हैं कि अगले 12 से 18 महीने बेहद अहम रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद जहां एक समय अजय लगता था, वहीं अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन अपनी जगह, लेकिन जिन योजनाओं ने नक्सलवाद की जड़ हिलाई वो है सरकार की विकास और पुनर्वास की योजनाएं। क्या सचमुच सरकारी योजनाओं ने नक्सलवाद को कम किया है? और अगर किया है तो कैसे? ये खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के घने जंगल, जहां कभी नक्सलियों का जनताना सरकार चलता था, जहां सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, इनका नाम सुनकर लोग हैरान हो जाते थे। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। सरकार की योजनाओं ने उन इलाकों तक दस्तक दी है जहां सुरक्षा बल भी कदम रखने से पहले सोचते थे। सबसे बड़ा बदलाव सड़कें। जिन गांवों तक 50 साल में सड़कें नहीं बनी, वहां अब राजमार्ग जैसे पक्के रोड पहुंच रहे हैं।
सड़क बनने से नक्सलियों की मोबिलिटी कम हुई, लोगों की डर निर्भरता खत्म हुई और प्रशासन की पहुंच बढ़ी है। कहते हैं जहां सड़क जाती है वहां नक्सलवाद अपने आप घटता है। अब आपको कुछ आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि नक्सल प्रभावित जिलों में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने तस्वीर बदली है। 11 सालों में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को 3,331 करोड़ का बजट जारी हुआ है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 2014 और 2025 के बीच 12,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण हुआ है। मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए करीब 10,000 टावरों को मंजूरी दी गई। कई टावर ऑपरेशनल भी हो चुके हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में 1007 बैंक शाखाएं खोली गई हैं। इस वक्त यहाँ 5,899 डाकघर भी काम कर रहे हैं। इसके साथ ही कौशल विकास योजना के तहत 48 ITI, 61 कौशल विकास केंद्रों को स्वीकृति दी गई, जिसमें नक्सल प्रभावित जिलों में इस वक्त 46 ITI और 49 कौशल विकास केंद्र संचालित है। NIA की स्पेशल विंग ने 40 करोड़ और ED ने नक्सलियों से संबंधित 12 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। इसके बाद दूसरा मोर्चा लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, पेयजल मिशन, राशन कार्ड, उज्ज्वला गैस, मनरेगा, वनाधिकार पट्टा और नई बिजली लाइनें, इन सब ने आदिवासी इलाकों में भरोसा जगाया है। वो आदिवासी समुदाय जिसे नक्सली सरकार विरोध का चेहरा बनाते थे, अब वही समुदाय सरकारी योजनाओं का सबसे बड़ा लाभार्थी है। नक्सल प्रभावित इलाकों में होने वाले बदलाव में नियत निल्लार योजना का सबसे अहम रोल रहा है। देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कैसे 126 से घटकर 10-11 के आसपास आ गई, इसे समझने के लिए इस योजना का हिंदी में मतलब है हमारा स्वच्छ गांव। इसके तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। सरकार की करीब 32 कल्याणकारी योजनाओं को इस योजना के तहत लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके तहत बस्तर में 14 नए पुलिस कैंप के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव में विकास कार्य जारी है। इसमें PM आवास योजना के जरिए ग्रामीणों को पक्का घर भी मुहैया कराया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। युवाओं को रोजगार के लिए कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो माडवी हिरमा मरने के बाद जब इनका फर्स्ट PLGA बटालियन का कमांडर मर गया और बासव राजू गया, वेणुगोपाल सरेंडर किया, तकरीबन अभी 2 महीने में कम से कम 400 नक्सलाइट्स वेपन के साथ सरेंडर कर गए। इसका बड़ा फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। अब उनके पास वेपन्स तो नहीं है जो आ रहे हैं सरेंडर करने के लिए मुख्य धारा के लिए, क्योंकि वो फैसिलिटी लेने के लिए, अपने आप को अपना फ्यूचर देखने के लिए, अपना फैमिली का फ्यूचर देखने के लिए, अपना बच्चों का फ्यूचर देखने के लिए ये सरेंडर कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं की सफलता की 3 बड़ी वजह है। सरकार पहली बार जंगल में पहुंची, लोगों को लगा कि जीवन नक्सलवाद नहीं, विकास में। पहले लोग नक्सलियों की मजबूरी में साथ देते थे, अब वे सरकारी मदद की वजह से अपना भविष्य बदलते देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की लड़ाई केवल बंदूकों की नहीं है, बल्कि विश्वास और विकास की है। और छत्तीसगढ़ की सरकार की योजनाएं बस्तर में वही विकास और योजनाओं से अपने विश्वास को कायम कर रही है, जिससे माओवादियों की जमीन अब खिसकती जा रही है।